Hello friends, we are live now. Good morning to all of you. Johar. This is Gandhi sir and welcome to Focus Study with Abhi. तो झारखंड की क्लास में आज हम लोग क्षेत्रीय राजवंश में ये देखेंगे किस प्रकार से पलामू में रक्सेल वंश की स्थापना होती है, किस प्रकार से पलामू से रक्सेलों को चेरों के द्वारा पदस्थ किया जाता है, हटाया जाता है, किस प्रकार से कोल्हान प्रमंडल में सिंहभू में सिंह वंश की स्थापना होती है, किस प्रकार से सिंहभोंगा को सर्वोच्च देवता मानने के बाद सिंहभू का नामकरण सिंहभोंगा के नाम पर आधारित सिंहभू पड़ा, किस प्रकार से रामगढ़ राज्य की स्थापना होती है, किस प्रकार से रामगढ़ राज्य और छोटा नागपुर खास नागवंश का संबंध था, किस प्रकार से खड़गडिहा राज्य में खड़गडिहा राजवंश की स्थापना होती है। इन सारी कॉन्सेप्चुअल बातों को आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। और ये देखे थे किस प्रकार से झारखंड में क्षत्रिय राजवंशों में सबसे पहले मुंडाओं ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू किए थे, किस प्रकार से मुंडा के द्वारा ही झारखंड का स्वरूप देने का काम किया गया था, किस प्रकार से नागवंश की स्थापना आदि पुरुष फनी मुकुट राय के द्वारा किया गया था। इन सारी बातों को देखे थे। तो आज से हम लोग पलामू राजवंश, सिंहभू राजवंश की कंप्लीट कॉन्सेप्ट और फैक्ट देखेंगे। क्लास देखने के बाद आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा क्लास कैसा रहा, क्लास में क्या कमियां हैं, क्योंकि मैं ये क्लास आपको जीरो समझकर इतिहास पढ़ा रहा हूँ। सीधी सी बातें मुझे यही आती है कि आप कुछ नहीं जानते हैं, आप जीरो बट्टा सन्नाटा है, आपको कुछ नहीं आता है, ताकि मैं 100% आपको वो समझा सकूं जो इतिहास में या झारखंड के हिस्ट्री की कंप्लीट कॉन्सेप्ट की डिमांड होती है, जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट की बात होती है। आप जीरो हैं और जीरो से हम आपको हीरो बनाएंगे। आपको ये क्लास देखने के बाद सिंगल लाइन किसी भी क्लास या किसी भी बुक को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपकी दारोगा की 40 प्रश्न और झारखंड के 110 प्रश्न टारगेट लेके मैं आपको ये क्लास दे रहा हूँ। मैं गांधी सर, मेरे ही द्वारा इस चैनल में खोटा की क्लास, जेपीएससी मेंस की क्लास आपकी चल रही है और झारखंड दारोगा की खोटा की क्लास हम लेके आएंगे। और मेरे बोलने के बाद आप ये क्लास देख लीजिएगा और आपके सामने कंटेंट है। मैं थोड़ी कंटेंट की पहचान करा दूं। मेरे ही द्वारा 3 बार जेपीएससी मेंस लिखने के बाद आपके लिए मैं कंटेंट तैयार करके रखा हूं। ये कंटेंट पढ़ने के बाद ना आपके प्रश्न छूटेंगे, ना आपके कॉन्सेप्ट में कमी रहेगी, ना कोई बुक की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, ये पढ़ने के बाद आपकी इच्छा होगी तो आप कोई भी बुक चुन सकते हैं, लेकिन मेरा पढ़ाने का मकसद है कि यहाँ से आपको झारखंड कहीं दूसरे जगह झांकने ताकने की ज़रूरत ना पड़े। ये आपका कंटेंट है। तो हम लोग चले आते हैं क्षेत्रीय राजवंशों में पलामू में रक्सेल वंश, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने छोटा नागपुर खास नागवंश कंप्लीट कर दिए थे और ये क्लास आपका YouTube पर डेमो के रूप में है। यही क्लास आपका एप्लीकेशन पर भी चल रही है। आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कोई दिक्कत होती है तो बेहिचक आप फ़ोन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में भैया नंबर दिया हुआ है, प्यारे। चलिए आते हैं हम लोग पलामू में रक्सेल वंश। पलामू में जो रक्सेल वंश की स्थापना हुई, ये रक्सेलों ने अपने आप को पलामू में जनजाति न समझकर स्वयं को राजपूत कहते थे और राजपूत की भावना के ओत प्रोत से पलामू में रक्सेल वंश की स्थापना होती है। अर्थात स्वयं को पलामू में जो रक्सेलों ने राज्य की स्थापना किए थे, वो राज्य तंत्र चलाने की योग्यता रखने के आधार पर राजपूत की भावना से रक्सेल वंश की स्थापना किए थे।
स्वयं को राजपूत कहते थे। रक्सेल वंश जो पलामू में था, इसकी दो शाखाएं थी, है ना, दो शाखाएं थी। कौन कौन थी? एक शाखा आपका था देवगन में और दूसरा शाखा था आपका कुंडेलवा। एक शाखा था आपका प्रथम देवगन और दूसरा शाखा था कुंडेलवा। पलामू में जनजातियों का प्रभाव पहले से भी हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि हमने 33 जनजातियों का कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं। आप क्लास देख लीजिएगा, वहाँ से ही बताए हैं कि पलामू में जनजातियों का प्रभाव रहा है। जनजातियों में कोरवा, गोंड, खरवार और चेरो ये सभी जनजातियाँ पलामू क्षेत्र में निवास करती है, पलामू क्षेत्र में संकृतित है, केंद्रित रूप से निवास करती है। इसमें से सर्वाधिक प्रभाव यदि देखा जाए पलामू में तो चेर और खरवार का देखा गया। पलामू में सर्वाधिक प्रभाव चेर जनजाति का और खरवार जनजाति का प्रभाव देखा गया। इसमें से खरवार जनजाति का जो प्रताप धवल थे, इन्होंने पलामू का राजा अपने आप को घोषित किए थे और खरवार जनजातियों के द्वारा पूर्ण समर्थन के साथ खरवारों का, या फिर कहा जाए पलामू क्षेत्र का राजा कौन था? खरवार जनजाति। तो कोरवा, गोंड और खरवारों के समय महत्वपूर्ण जनजातियां पलामू में निवास करती थी, लेकिन खरवार में जो कहा जाए शासक या राजा हुए वो कौन हुए? आपके प्रताप धवल। ये बातें हम लोग क्लियर कर लिए कि पलामू में रक्सेल वंश की स्थापना थी, इसकी दो शाखाएं थी। पलामू से रक्सेलों को चेरों ने 16वीं शताब्दी में अपदस्थ कर दिया, यहाँ से हटा दिया। अर्थात ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि पलामू में जो रक्सेल वंश चल रहा था, उन रक्सेलों को, या फिर वो जो स्वयं को राजपूत कह रहे थे, इस राजपूतों को किसने हटाया था? तो आपकी जनजाति है चेर। जनजाति क्या है? चेर जनजाति ने रक्सेल वंश को पलामू से अपदस्थ कर दिया था, हटा दिया था। ठीक है, अपदस्थ कर दिया था, हटा दिया था। अब चले आते हैं हम लोग मैपिंग पर। ये तो फ्लो चार्ट की बातें हुई, मैपिंग से समझ लेते हैं। आपका पलामू झारखंड में वर्तमान समय में जहाँ है वही वो क्षेत्र आप याद रखेंगे। ये क्षेत्र रहा क्षेत्रीय राजवंश में पलामू राज्य का, जहाँ पर शासक रक्सेल की स्थापना होती है और फिर खरवारों में जो स्वयं का शासक, स्वयं का राजा बनता है, प्रताप धवल होती है। फिर पलामू को हटाकर चेरों ने चेर वंश की स्थापना करता है। यहीं पर आपका क्या है? रक्सेल वंश। यहीं पर आपका क्या था? रक्सेल वंश। तो ये था पलामू का क्षेत्र जिसमें रक्सेल वंश और फिर बाद में चेर वंश होती है। हम लोग चेर वंश को भी पढ़ेंगे पलामू का, क्षेत्रीय राजवंश में प्राचीन समय में इस प्रकार से आपका पलामू था जहाँ पर क्षेत्रीय राजवंश पलामू राज्य चलता था। और पिछली क्लास में हम लोगों ने इसकी भी बातें किए थे। ये था आपका नागवंशी छोटा नागपुर खास वंश। आज हम लोग रामगढ़ की बातें करेंगे, खड़गडिहा की बातें करेंगे और सिंहभूम की क्षेत्र की शासकों की बातें करेंगे, है ना। चले आते हैं अब हम लोग सिंहभूम में सिंह वंश। थोड़ी सी बातें फिर मैपिंग से कर लें कि भैया सिंहभूम का सिंह वंश ये कहाँ पड़ेगा। ये आपका रहा छोटा नागपुर खास, ये पलामू, ये रामगढ़, ये पंचायत का एरिया, ये सिंहभूम वंश पड़ेगा। सिंहभूम के क्षेत्र में ये आपका सिंहभूम वंश पड़ेगा। इसी की चर्चा, इसी का क्लास हम लोग अभी देखेंगे, है ना। ये आपका रहा सिंह वंश। ये आपका क्या रहा? सिंह वंश, है ना, सिंहभूम का सिंह वंश।
तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सिंहभूम में कौन सी जनजातियों का वास था। तो सिंहभूम में कौन सी जनजातियों का वास है सर्वाधिक संख्या में? हो जनजाति। किसकी है? हो जनजाति। ठीक है, अर्थात कोल्हान प्रमंडल में जनजातियों की बातें आ जाएं तो कोल्हान प्रमंडल में जनजाति कौन रहेंगे? हो जनजाति रहेंगे। कौन रहेंगे? हो जनजाति रहेंगे। ठीक है, अब चले आते हैं सिंहभोंगा का नाम से किस प्रकार से सिंहभूम का नामकरण हुआ। सिंहभोंगा, हमने 33 जनजातियां पढ़े। उस 33 जनजातियों में हमने एक बात कॉमन मिला कि सर्वोच्च देवता अधिकांश जनजातियों का यदि कुछ है तो क्या है? सिंहभोंगा। क्या है आपका? सिंहभोंगा। और सिंहभोंगा सर्वोच्च देवता है। इसे अपने हृदय से बढ़ के अपने हृदय कक्ष में वास मानते हैं जनजातियों के द्वारा। तो जिस क्षेत्र में रहते हैं जनजाति, जिस क्षेत्र में इन लोगों का निवास है, उन क्षेत्र को कोई दूसरा नाम से बेहतर इन लोगों की भावना के अनुकूल सिंहभोंगा से मिलता जुलता नाम रखा गया सिंहभूम। नाम क्या रखा गया? सिंहभूम। अर्थात सिंहभूम का मतलब जनजातियों की आंख से, जनजातियों की दृष्टि से देखें तो ये हुआ कि वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में सिंहभोंगा का वास होता हो, अर्थात जिस क्षेत्र में सर्वोच्च देवता, सर्वोच्च ईश्वर सत्य की वास होता हो, वो क्षेत्र कोई और नहीं सिंहभूम है। वो क्षेत्र कोई और नहीं सिंहभूम है। इसीलिए सिंहभूम का नामकरण सिंहभोंगा के नाम पर हुआ। और सिंहभोंगा की भावना क्या है आप सभी लोग समझ गए। तो सिंहभूम में सिंह वंश की स्थापना कैसे होती है इसकी बात हम लोग करते हैं। ये बात हम लोग करते हैं कि सिंहभूम में सिंह वंश की स्थापना कैसे होती है ना। अब चले आते हैं, सिंहभूम का नामकरण समझ लिए। सिंहभूम में सिंह वंश की स्थापना के बारे में वंश प्रभा ग्रंथ से पता चलता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपका MCQ होगा जो हम MCQ लेके आएंगे। वंश प्रभा ग्रंथ, ठीक है, वंश प्रभा ग्रंथ ये बात बताता है कि सिंहभूम में जो सिंह वंश की स्थापना हुई थी वो किस प्रकार से हुई थी, कितनी शाखाएं थी और क्या क्या इस शाखाओं के द्वारा कौन कौन से राजा थे। तो उस ग्रंथ को अध्ययन करने के बाद वो ग्रंथ में जो बातें हैं उसी बातें को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, उसी बातें को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो वंश प्रभा ग्रंथ कहता है कि 2 शाखा था सिंहभूम में, 2 शाखा हुआ है ना। पहली शाखा की स्थापना 8वीं शताब्दी में हुई थी। पहली शाखा की स्थापना 8वीं शताब्दी में हुई थी और इस शाखा के संस्थापक काशीनाथ सिंह है। काशीनाथ सिंह है। यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई। काशीनाथ सिंह है। इस शाखा के द्वारा, अर्थात पहली शाखा के द्वारा इसमें 13 राजा हुए। कितने राजा हुए? 13 राजा हुए। अर्थात पहली शाखा जो 8वीं शताब्दी में स्थापित हुई थी, जिसके संस्थापक काशीनाथ सिंह थे, उस शाखा में कुल 13 राजा हुए। कुल 13 राजा हुए। तो आप सोच सकते हैं कि ये सिंहभूम में सिंह वंश की स्थापना और किस प्रकार से ये शासन एक लंबी अवधि तक चला। 13 राजा हुए। अब देख लेते हैं हम लोग दूसरी शाखा वंश प्रभा ग्रंथ के अनुसार क्या कहता है। दूसरी शाखा की स्थापना 13वीं शताब्दी में होती है 1205 ईस्वी में। 13वीं शताब्दी में होती है। कब होती है? 1205 ईस्वी में। ठीक है। इस शाखा के जो संस्थापक है प्यारे, वे आपके कौन है? दर्प नारायण सिंह है प्यारे। दर्प नारायण सिंह है प्यारे। दर्प नारायण सिंह। और इसमें पहला व्यक्ति, पहला संस्थापक जो दर्प नारायण सिंह है, जो दर्प नारायण सिंह है, पहला शासक है। तो इसी का अगला पीढ़ी जो दूसरा शासक है वो कौन है? युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर है प्यारे, युधिष्ठिर है। और तीसरे शासक के रूप में आपके आते हैं काशीराम सिंह। काशीराम सिंह। इस प्रकार से इसकी भी पीढ़ी आगे
पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। हाँ, कांसीराम सिंह के बाद आपका आता है अच्युत सिंह, नाम याद रखेंगे। हाँ, आपका कंटेंट में जो हमने नोट्स बनाया है उसमें ये सारी बातें लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, वो पीडीएफ में आपका सारी बातें लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। अच्युत सिंह आएगा काशीनाथ सिंह के बाद, अर्थात दूसरी शाखा के संस्थापक कौन हो गए आपके? दर्प नारायण सिंह। कौन हो गए आपके? दर्प नारायण सिंह। ठीक है, दर्प नारायण सिंह। अब चले आते हैं हम लोग आगे। इस शाखा में कितनी शासक हुए, कौन शासक है, कहाँ तक बातें चली, ये भी तो बातें देख लें हम लोग, है ना, ये भी तो देख लें। पहला दर्प नारायण सिंह, दूसरा युधिष्ठिर, तीसरा काशीराम, चौथा अच्युत राय और 13वां राजा आपका हुआ जगन्नाथ सिंह द्वितीय। 13वां राजा जगन्नाथ सिंह द्वितीय। पहली शाखा में हम लोगों ने देखें कि कुल 13 राजा हुए, कुल 13 राजा हुए। ये कहाँ से पता चल रहा है? वंश प्रभा ग्रंथ से, वंश प्रभा ग्रंथ से। केवल और केवल प्यारे आप क्लास को ईमानदारी और शिद्दत से देखिएगा ना, तो आपका प्रश्न हर शब्दों से पकड़ में आएगा, हर शब्द में आपके प्रश्न का उत्तर है। हर प्रश्न में, हर जितनी भी बात मैं चिल्ला रहा हूँ आप ध्यान रखिएगा, केवल सुन लीजिएगा। आपका एमसीक्यू वनडे एग्जाम कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए, तो 13वां राजा दूसरी शाखा में जो हुई वंश प्रभा ग्रंथ के अनुसार वो कौन है आपके? जगन्नाथ सिंह द्वितीय। कौन है? जगन्नाथ सिंह द्वितीय। ठीक है, जगन्नाथ सिंह द्वितीय। चलिए, इसकी राजधानी की बातें करें तो शिवू तो केंद्र हम लोग समझ लिए कहाँ पर है, शिवू का इलाका। आप शिवू का इलाका तो समझ ही सकते हैं, ये झारखंड में ये जो है ये शिवू का राजवंश था, जहाँ सर्वोच्च देवता सिंहबोंगा हो जनजातियों का वास है। हो जनजातियों का क्या है? वास है ना, इस झारखंड में। अब आते हैं हम लोग, इसमें राजधानी की बातें आती है तो वंश प्रभा ग्रंथ कहता है कि काशीराम सिंह की राजधानी पोरहाट थी। पोरहाट थी। हम जब ज्योग्राफी की क्लास ले रहे थे तो उसमें बताए थे आपको कोल्हान की पहाड़ी, पोरहाट की पहाड़ी। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि काशीराम सिंह की राजधानी कहाँ है? पोरहाट, है ना, कहाँ है? पोरहाट। अब चले आते हैं हम लोग आगे। वंश प्रभा ग्रंथ और क्या बात बताता है? 13वां राजा जो जगन्नाथ सिंह द्वितीय था, दूसरी शाखा में 13वां राजा जो जगन्नाथ सिंह द्वितीय था दूसरी शाखा में, इसी के काल में भूइयां जनजातियों ने बढ़ चढ़कर विद्रोह करने लगा। किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? दूसरी शाखा के राजा जगन्नाथ सिंह द्वितीय 13वां राजा के खिलाफ। 13वां राजा के खिलाफ भूइयां जनजातियों ने विद्रोह कर दिया, अर्थात इसकी बातों को नहीं माना जाने लगा, इससे राजा स्वीकार वहां के लोगों के द्वारा नहीं किया जाने लगा। भूइयां जनजातियों ने इसे राजा मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, इनकार कर दिया। ये थी आपकी शिवू का नामकरण से लेकर शिवू का राजवंश। ठीक है, ये सारी बातें लाइन बाय लाइन आपका प्यारे हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिए, हाथ से लिख के आपका नोट्स रख दिए ताकि पढ़ने में भी मन लगे और आपका प्रश्न का भी उत्तर मिल जाए। अब चले आते हैं हम लोग रामगढ़ राज्य की स्थापना, है ना, रामगढ़ राज्य की स्थापना में। तो रामगढ़ राज्य को भी थोड़ा देख लिया जाए, फिर हम लोग चले आएंगे आपका रामगढ़ की स्थापना कैसे हुई। ये रहा आपका रामगढ़ राज्य, ये रहा आपका रामगढ़ राज्य। तो इसी रामगढ़ राज्य की स्थापना कैसे हुई, किस प्रकार से बाघदेव सिंह ने एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में रामगढ़ राज्य की स्थापना किया, और किस प्रकार से इसकी राजधानी सिसिया से पद्मा होती रही, इचाक होती रही, बादम होती रही, उर्दा होती रही, और कैसे इसकी भी राजधानी बदलती है, ये सारी बातें देखेंगे। फिर हम लोग चले आएंगे खड़गडिहा राजवंश में, खड़गडिहा राजवंश में, खड़गडिहा राजवंश। ठीक है प्यारे, आते हैं हम लोग रामगढ़ राज्य की
फ्लो चार्ट में। तो मैपिंग से देख लिए कहाँ पर है। अब फ्लो चार्ट की बात करते हैं कि फ्लो चार्ट में किस प्रकार से हमने काम किया, ताकि आप लोग यदि वहाँ ना पढ़ें तो फ्लो चार्ट से भी आपकी काम हो जाएगी। तो रामगढ़ राज्य का स्थापना, रामगढ़ राज्य का स्थापना बाघदेव सिंह ने किया। किसने किया? बाघदेव सिंह ने किया। और बाघदेव सिंह ने कब किया? 1368 ईस्वी में। 1368 ईस्वी में बाघदेव सिंह ने किया। और 1368 ईस्वी में बाघदेव सिंह ने अपने राज्य की राजधानी कहाँ रखा? कहाँ रखा? सीसिया। ध्यान रखिएगा, रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी रामगढ़ राज्य के संस्थापक बाघदेव सिंह के द्वारा 1368 ईस्वी में सीसिया को बनाया था, सीसिया को रखा था। यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई। अब चले आते हैं हम लोग, स्थापना कैसे हुआ रामगढ़ का। रामगढ़ का स्थापना कैसे हुआ, इसका जन्म कैसे होता है रामगढ़ राज्य की। तो होती क्या है, जो आपके बाघदेव सिंह हैं, जो आपके बाघदेव सिंह हैं, ये छोटा नागपुर नाग के खास, छोटा नागपुर खास के नाग वंश के दरबारी कहा जाए तो सर्वोच्च पद पर थे, दरबार में रहते थे। अर्थात छोटा नागपुर खास के नाग वंश का दाहिना हाथ था कौन? बाघदेव सिंह। दायां हाथ था कौन? बाघदेव सिंह। इतिहास ये बताता है, उसी के ओतप्रोत होके हम आपको बता रहे हैं। तो नाग वंशों का सभी काम में एन केन प्रकार जैसे भी हो, वो किससे होके गुजरता था? बाघदेव सिंह से होके गुजरता था। अर्थात बाघदेव सिंह उस राज्य का, नाग वंश का एक तरह से महत्वपूर्ण व्यक्ति था और कार्यों में अहम भूमिका रहता था। तो समय आगे बीतता गया, नागवंश भी अपने विकास की सर्वोच्च सीमा पर पहुंच जाता है, नागवंशों का भी बोलबाला होने लगता है और छोटा नागपुर खास में नागवंशों का विस्तार होने लगता है। लेकिन समय का जैसे बदलता है, क्योंकि कहावत है ना प्यारे, परिवर्तन संसार का नियम है। आज हम हैं तो कल कोई और रहेंगे, कल कोई और राजा था तो आज कोई और राजा है, कल कोई और राजा रहेगा। आज इतना खूबसूरत हम पढ़ा रहे हैं, कल कोई और हमसे खूबसूरत पढ़ाएगा, कल कोई और हमसे खूबसूरत पढ़ाया होगा, या कोई आने वाला टाइम में कुछ और ऐसे नए तरीके निकालेंगे। तो यही है कि संसार परिवर्तन का नियम है। तो बाघदेव सिंह जो था वो छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा जो था, उसी के बीच में मतभेद हो जाता है, दोनों की विचारें टकराने लगती है। तो बाघदेव सिंह और नागवंशी के बीच में क्या होता है? मतभेद हो जाता है, विचार आपस में नहीं मेल बैठ खाता है। तब जाकर के बाघदेव सिंह कहता है कि इतनी बड़ी साम्राज्य नागवंश की छोटा नागपुर खास में सभी कामों को जिससे भी हुआ अहम भूमिका मेरा रहा, सभी कामों में सक्रिय रूप से हम सहभागी रहें और इतने बड़े साम्राज्य में मेरा भी हक और अधिकार है। हमने इस राज्य को बनाने में कोई कसर कोरी नहीं छोड़े हैं, पूरा मेहनत और शिद्दत से लगन किए हैं। लेकिन आप हम ही से यदि मतभेद करेंगे, आप हम ही से यदि मेल मिलाप ना करके चलेंगे, तो हम क्यों नहीं कि जिस प्रकार से छोटा नागपुर खास नागवंश की स्थापना हुई, वैसे हम रामगढ़ राज्य की भी हम स्थापना कर सकते हैं, वैसे हम रामगढ़ राज्य की स्थापना कर सकते हैं। यही मतभेद होकर बाघदेव सिंह नागवंशी के छोटा नागपुर खास को छोड़कर रामगढ़ चले आते हैं और रामगढ़ में अपने राज्य निर्माण में जुट जाते हैं और 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की शब्द को गढ़ देते हैं, रामगढ़ राज्य की निर्माण में जुड़ जाते हैं और एक रामगढ़ राज्य के निर्माण के रूप में क्षेत्रीय राजवंशों के इतिहास में यह भूमिका होता है। और रामगढ़ राज्य की स्थापना बाघदेव सिंह के द्वारा अपनी खून पसीना मेहनत से शुरू कर देते हैं।
रामगढ़ राज्य में भी राजधानियां उसी प्रकार से परिवर्तन रही जिस प्रकार से छोटा नागपुर खास में नागवंशों के द्वारा बदलता है। ये दोनों में समानताएं देखी जाती है। छोटा नागपुर खास में आप देखिएगा सुतियाम्बे राजधानी थी, चुटिया राजधानी थी, खुखरा राजधानी थी, दोईसा राजधानी थी। उसी प्रकार से सेम रामगढ़ राज्य में सिसिया राजधानी बनती है, फिर उर्दा बनती है, फिर बादम बनता है, फिर रामगढ़ बनता है, फिर इचाक बनता है, फिर पदमा बनता है। अर्थात कहा जाए कि राजधानी परिवर्तन दोनों राज्यों में समान है। जिस प्रकार से छोटा नागपुर खास में राजधानी परिवर्तन था, वही बात रामगढ़ राज्य में भी लागू होता था। इससे पता चलता है कि छोटा नागपुर खास में जो राजधानी परिवर्तन था वो कहीं ना कहीं रामगढ़ के संस्थापक बागदेव सिंह का भी अपना मेहनत था, अपना विवेक था, अपना बुद्धि था। वही बात यहाँ पर भी देखने को मिलता है। उसी प्रकार से ये भी राज्य का निर्माण होता है जिस प्रकार से नागवंशियों ने अपना राज्य का निर्माण किया था, अपना राज्य का निर्माण किया था। ठीक है, तो ये थी कहानी रामगढ़ राज्य की जन्म की, रामगढ़ राज्य की जन्म की। तो नागवंशी और बागदेव सिंह के बीच में मतभेद होने से रामगढ़ का पैदा होता है, रामगढ़ जन्म होता है। बागदेव सिंह दरबारी थे किसका? नागवंशी का। किसका? नागवंशी का। अब चले आते हैं हम लोग राजधानी परिवर्तन में। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे गए, है ना। चले आते हैं हम लोग राजधानी में। 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह ने प्रथम राजधानी सिसिया रखा 1368 में। इसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी कहा जाए तो बादम कर दिया, सॉरी उर्दा कर दिया। सिसिया के बाद राजधानी उर्दा कर देता है। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद आता है हेमंत सिंह, और हेमंत सिंह अपनी राजधानी किसको रखता है? बादम को। किसको रखता है? बादम को। ठीक है। इसके बाद आता है दलेल सिंह, और दलेल सिंह अपनी राजधानी किसको रखता है? रामगढ़ को। दलेल सिंह अपनी राजधानी किसे रखता है? रामगढ़ को। इसके बाद आता है तेज सिंह, और तेज सिंह जब शासक बनता है रामगढ़ का तो इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ रखता है? इचाक। इसकी राजधानी कहाँ रहती है प्यारे? इचाक। इसके बाद ब्रह्मदेव नारायण सिंह आता है प्यारे, और ब्रह्मदेव नारायण सिंह कहाँ रखता है अपनी राजधानी? पदमा। कहाँ रखता है? पदमा। और ये अंतिम राजधानी था किसका? रामगढ़ राज्य की। और ये अवशेष आज भी हम सभी लोग देखते हैं। आप हजारीबाग के पदमा में आइएगा और ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि ब्रह्मदेव नारायण सिंह जो शासक हुए, उनकी अंतिम राजधानी, रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी पदमा है। वो आज भी सरकारी संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में कैसे वहाँ राजधानी था, इस चीज़ का अवशेष आपको देखने को आज भी मिलेगा। तो ये थी रामगढ़ राज्य की विभिन्न राजधानियां जो परिवर्तन हो रही थी, विभिन्न राजधानियां जो परिवर्तन हो रही थी। तो यहाँ से प्रश्न आपके यदि बनेंगे प्यारे, आपके प्रश्न यदि यहाँ से बनेंगे प्यारे, तो प्रथम राजधानी क्या था? प्रथम राजधानी क्या था? सिसिया। और अंतिम राजधानी क्या है? पदमा। अंतिम राजधानी क्या है? पदमा। ये प्रश्न यदि बनते हैं तो आपका ये चार्ट से क्लियर हो जाएगा, चार्ट से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा रामगढ़ राज्य की राजधानी से लेकर के, संस्थापक से लेकर विभिन्न राजधानी। अब चले आते हैं पलामू को, रक्सेलो को किसने हटाया था? चेरों ने। पलामू में जो रक्सेल वंश था उसको पदस्थापित करने का, उसे पद से हटाने का किनका काम था? चेरो जनजातियों के द्वारा। तो चेरो जनजातियों ने पलामू में रक्सेलो को हटा दिया, रक्सेलो को हटा दिया। तो अब हम लोग देखते हैं कि पलामू का जो चेर वंश है वो किस प्रकार से स्थापित हुआ और किन्होंने स्थापित किया, ये बातें हम लोग देखते हैं। पलामू में पूर्व में रक्सेल वंश का वंश था। पूर्व में कौन था? रक्सेल वंश था। रक्सेलों को पराजित करके चेर जनजातियों के द्वारा चेर वंश की स्थापना होती है।
चेर वंश की स्थापना होती है। ये वही पलामू की मैं बातें कर रहा हूँ जो पलामू में रक्षील वंश हम लोग अभी पढ़े हैं। ठीक है, तो वहां पर चेरों ने रक्षीलों को पराजित करके चेर वंश की स्थापना करता है, चेर वंश की स्थापना करता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ये था सीक्वेंस। लेकिन पलामू में चेर वंश की स्थापना चेर जनजाति के किसके द्वारा किया गया? तो संस्थापक के रूप में आपके जो हैं वो कौन है? भागवत राय। और कब है? 1572 ईस्वी में। कब है? 1572 ईस्वी में। अर्थात पलामू में चेरो वंश की स्थापना भागवत राय के द्वारा कब किया गया? तो 1572 ईस्वी में। कब किया गया? तो 1572 ईस्वी में। ये प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है कि 1572 ईस्वी में चेरों के द्वारा रक्षेलों को पलामू से खदेड़कर चेर वंश की स्थापना होती है। भागवत राय इसके संस्थापक हैं। भागवत राय इसके संस्थापक हैं। ये था चेर वंश, पलामू में थे हम लोग। अब चले आते हैं हम लोग खड़गडिहा राज्य की स्थापना पर। खड़गडिहा राज्य की स्थापना पर, है ना, खड़गडिहा राज्य। चल थोड़ी सी बातें आपको दिखा दे, खड़गडिहा कहाँ पर है प्यारे। ये आपका रहा खड़गडिहा, ये आपका खड़गडिहा है। आप लोग, कई लोग ऐसे होंगे जो सुने होंगे खड़गडिहा परगना। खड़गडिहा परगना गिरिडीह का एरिया है ना, गिरिडीह वाला क्षेत्र है, हजारीबाग से जो कटता है। तो ये आपका खड़गडिहा क्षेत्र है। इसकी स्थापना कैसे हुई हमने इसके बारे में पढ़ लिया। हमने ये पलामू के बारे में पढ़ लिया। हमने ये छोटा नागपुर खास के बारे में पढ़ लिया। और इधर शिवू आपका पुरहाट का इलाका शिव वंश का था, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। बच गया आपका पंचेत वाला इलाका, पंचेत। और ये हम लोगों मध्यकालीन झारखंड में देखेंगे किस प्रकार से चाई चंपा चौपारण तक मध्यकालीन सल्तनत कालीन में अपने विभिन्न शासकों ने प्रभाव रखा था। चले आते हम लोग खड़गडिहा में, है ना। खड़गडिहा कहाँ है हम लोग देख लिए। चले आते किसने स्थापना किया, कैसे था। जो भी इतिहास से स्रोत हैं वो ढूंढ ढूंढ के हमने फ्लो चार्ट और मैपिंग के काम करके आपके लिए तैयार कर दिए नोट्स। चलिए, ये आपका खड़गडिहा राज्य है। ठीक है, ये आपका क्या है? खड़गडिहा राज्य। इसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में होती है, 15वीं सदी में होती है। और संस्थापक आपका कौन है? हंसराज देव। आपके संस्थापक कौन है? हंसराज देव। ध्यान रखेंगे, स्थापना किसके द्वारा किया जा रहा है? हंसराज देव के द्वारा। ठीक है, किसने किया? तो हंसराज देव ने। ठीक है, हंसराज देव। हंसराज देव जो है वो बंदावत जाति को पराजित करके हजारीबाग को जीता था। और हजारीबाग से सटे हुए, अभी हजारीबाग आया तो उसका एरिया लेते हुए खड़गडिहा राजवंश की स्थापना करता है। खड़गडिहा राजवंश की स्थापना करता है। खड़गडिहा राजवंश की स्थापना करता है। अर्थात हंसराज देव जो है वो यहाँ पर खड़गडिहा राज्य स्थापित करने के लिए, खड़गडिहा राजवंश की स्थापना करने के लिए यहाँ की जनजातियों से लड़ता है, यहाँ की जनजातियों को पराजित करता है, यहाँ की जनजातियों को खदेड़ के भगाता है, यहाँ की जनजातियों को अपने आप को राजा बनने का स्वीकार करवाता है। तब जाकर के खड़गडिहा राज्य की स्थापना होती है। खड़गडिहा राज्य की स्थापना होती। ठीक है, खड़गडिहा राज्य की स्थापना होती। अब थोड़ी सी बात हम कर लें हंसराज देव के बारे में। भाई हंसराज देव कौन है, कैसे है? ये आपका जो हंसराज देव है वो ना झारखंड का निवासी है, ना ही बिहार का निवासी है, ना ही उत्तर भारत का निवासी है। हंसराज देव जो है वो मूलतः दक्षिण भारत का रहने वाला व्यक्ति है। मूलतः दक्षिण भारत के रहने वाला व्यक्ति है। और दक्षिण भारत से उठ कर वो उत्तर भारत आता है, अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड क्षेत्रों में जाता है। और
यहाँ पर ब्राह्मणों से वैवाहिक रिश्ता जोड़ता है, ब्राह्मणों से संबंध स्थापित करता है उत्तर भारत में। और जब ये बातें खत्म हो जाती है, आपके उत्तर भारत में वैवाहिक संबंध रिश्ते बन जाते हैं, तब जाकर के वो झारखंड के क्षेत्र के आदिवासियों को अपने राजवंश की स्थापना करने के लिए यहाँ के जनजातियों को यहाँ से भगाता है, यहाँ के जनजातियों को स्वयं राजा होने का स्वीकार करने के लिए इसे विद्रोह करता है और खड़गडिहा राजवंश की स्थापना करता है। अर्थात खड़गडिहा राजवंश का जो संस्थापक है हंसराज देव, वो झारखंड के रहने वाला नहीं है, वो झारखंड के रहने वाला नहीं है, ठीक है, वो झारखंड का निवासी नहीं है। ये आपका था खड़गडिहा राजवंश, ये आपका क्या था, खड़गडिहा राजवंश। इसी प्रकार से प्यारे हमने जो भी कंटेंट था क्षेत्रीय राजवंश में जो भी था हमने कंप्लीट कर दिए हैं। और जो आपको किसी प्रकार से कहीं कोई कन्फ्यूजन कोई दिक्कत है तो क्लास देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, क्लास कैसा रहा, क्लास में क्या कमियां हैं, क्लास में क्या कमियां हैं, क्लास में क्या कमियां हैं, आपका सारा बात हम इसमें आपकी पीडीएफ में शामिल कर दी, ठीक है। कुछ छोटे छोटे संस्थापक और राज्य रहे हैं उसकी भी चर्चा हम कर देते हैं ताकि आपको पीडीएफ में तो सारी बातें मिल जाएगी, आपको पीडीएफ में सभी बातें मिल जाएंगी, लेकिन उसकी चर्चा यदि हम कर देंगे तो आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। मानभूमि में मानवंश इसकी चर्चा हम कर दें पंचायत में, है ना। चलिए अब होती क्या है, खड़गडिहा राजवंश हो गया। ढालभूम का जो क्षेत्र था वहां पर भी शासन था और वहां शासन को कहा गया ढाल वंश, ढाल वंश। और ये ढालभूम का जो ढाल वंश था, ढालभूम का जो ढाल वंश था, इसकी शासन के बारे में सर्वाधिक प्रचलित बात जो है वो ये था कि यहाँ पर नर बलि प्रथा चलता था, नर बलि प्रथा चलता था। अर्थात ढालभूम से यदि प्रश्न आए तो आपका प्रश्न आएगा कि नरबली प्रथा किस वंश से जुड़ा है या कौन क्षेत्रीय वंश से जुड़ा है, तो आपका किससे जुड़ा है, तो ढालभूम के ढाल वंश से नरबली प्रथा का प्रचलन देखने को मिलता है, नरबली प्रथा का प्रचलन देखने को मिलता है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, आते हैं हम लोग पंचायत में। पंचायत क्षेत्रीय राजवंश की क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, है ना। पंचायत, जो पंचायत राजवंश है अपने समय में ये पंचायत राज्य मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली क्षेत्र था। पंचायत हमने दिखाया था, ये आपका झारखंड है और इस झारखंड में ये आपका पंचायत का क्षेत्र होगा, ये आपका पंचायत का क्षेत्र होगा। तो पंचायत क्षेत्र में पंचायत राज्य की जो वंश थी, पंचायत राज्य की क्षेत्रीय जो वंश थी, वो पंचायत राज्य अपने क्षेत्र में एक सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। पंचायत राज्य में सबसे अहम बात ये है कि यहाँ गाय का जो पूंछ है उसके सर्वोच्च सम्मान या फिर उसका गाय का पूंछ को पहचान मिला था पंचायत राज्य के रूप में। अर्थात गाय की जो पूंछ है वो इस राज्य की पहचान थी। अर्थात यहाँ पर गाय से पता चलता है कि हिंदू धर्म की सर्वोच्च प्रधानता पंचायत राज्य में देखने को मिलती है। इसलिए यहाँ के शासकों को, कहाँ के शासकों को, पंचायत राज्य के शासकों को गोमुखी कहा जाता था, गोमुखी कहा जाता था, क्योंकि गाय के पूंछ को सर्वोच्च सम्मान देते थे और उसी के सम्मान पर कहा जाए तो राज्य चिन्ह रखा था पंचायत राज्य का। इसीलिए यहाँ के शासकों के बारे में पता चलता है कि यहाँ के शासक और ये जो क्षेत्र था वो हिंदू से ओतप्रोत था, सनातन धर्म से ओतप्रोत था। इसलिए यहाँ के शासकों को गोमुखी कहा जाता था,
गोमुखी कहा जाता था। अर्थात यहाँ से यदि आपके प्रश्न MCQ बनेंगे, वनडे एग्जाम की बातें हैं ये, तो ये बनेंगे कि कौन ऐसी राजवंश था, कौन ऐसे क्षेत्रीय राज्य था जिसमें राजाओं को गोमुखी राजा कहा जाता था। तो कोई और नहीं, पंचेत राज्य की बात है, कोई और नहीं, पंचेत राज्य की बात है ना। कौन सी बात है? तो पंचेत राज्य की बात है। ठीक है, पंचेत राज्य की एक और मैं चर्चा कर दूं ताकि आपको जो नोट्स मिलेगा उसमें ये चर्चा मिलेगी, लेकिन आपको यदि यहाँ हम नहीं क्लास देते हैं तो लगेगा कि सर ने कहाँ से जोड़ दिया। मानभूम का मानवंश एक शब्द सुने अभी, तो उसकी भी मैं चर्चा कर दूं, है ना। मानभूम का मानवंश, मानभूम का क्या? मानवंश। मानभूम का जो मानवंश है प्यारे, मानभूम का मानवंश है, इसकी जानकारी गोविंदपुर शिलालेख से पता चलती है। गोविंदपुर शिलालेख से पता चलती है। अर्थात गोविंदपुर आप समझ सकते हैं धनबाद का क्षेत्र होगा, है ना, मानभूम का क्षेत्र होगा, मानभूम का क्षेत्र होगा। तो गोविंद शिलालेख से पता चलती है मानभूम के मानवंश के बारे में। और इस वंश की सबसे अधिक यदि प्रश्न अभी तक पूछा है तो भूमि स्वराज्य आंदोलन यहीं से जुड़ा हुआ है। भूमिज स्वराज्य आंदोलन, भूमिज स्वराज्य जो आंदोलन है वो कोई और नहीं, मानभूम के मानवंश से है। ये आंदोलन भूमिज स्वराज्य आंदोलन कोई और नहीं, मानभूम के मानवंश से है, मानभूम के मानवंश से है। ठीक है, मानभूम के मानवंश से है। मानभूम के मानवंश में हम लोगों ने सबर जनजाति पढ़े थे, याद करिए। 33 जनजातियों का क्लास कंप्लीट आपका एप्लीकेशन में अपलोड है, एप्लीकेशन पर, और उसका कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स भी। तो मानभूम का जो मानववंश है इसके द्वारा सबर जनजातियों को, ध्यान रखेंगे, सबर जनजातियों को अपने राज्य क्षेत्र से इन लोगों को निष्कासित कर दिया जाता था, इन लोगों को शोषित किया जाता था, इन लोगों पर घोर अत्याचार किया जा रहा था। तब ये सबर जनजाति के लोग मानभूम को छोड़कर कहाँ चले आए? पंचेत चले आए। हम लोगों ने थोड़ा देर पहले देखे तो पंचेत राज्य, तो पंचेत चले आते हैं और वहाँ पर आश्रय लेते हैं। कौन? सबर जनजाति। कौन? सबर जनजाति। तो भूमिज स्वराज्य आंदोलन किस राजवंश, किस क्षेत्रीय वंश से जुड़ा हुआ है? तो आपका मानभूम के मानवंश, मानभूम के मानवंश। तो ये आपका रहा क्षेत्रीय राजवंशों का कंप्लीट क्लास। पिछली क्लास भी आप लोग देख लीजिएगा और इस क्लास को देख लीजिएगा। आपका पूरी क्षेत्रीय राजवंश इससे बाहर नहीं जाएगा। वो जेएसएससी की दारोगा की एग्ज़ाम हो या जेपीएससी का एग्ज़ाम हो या जेएसएससी के द्वारा अन्य जो भी एग्ज़ाम लेंगे उसके लिए क्लास सफिशिएंट है, काफ़ी है। तो प्यारे, आज की क्लास यहीं रखते हैं। क्लास देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट करिएगा क्लास में क्या कमियां हैं और क्या निखार के साथ में क्लास दूं। और क्लास को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारों तक शेयर करिएगा ताकि आप एक बड़े परिवार का सदस्य बन सकें, एक बड़े परिवार हम लोग बन सकें। तो क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।